जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है गुरु शुक्र की युति। आप जानते हैं कि गुरु देवताओं के गुरु हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं, वृहद हैं, उनका बड़ा भारी प्रभाव होता है, अच्छी बात है। और शुक्र भी गुरु हैं वो। तो जब दो इतने बड़े गुरु, दो इतने शुभ ग्रह एक साथ होते हैं तो उनका क्या प्रभाव देखने में आता है, इसी विषय में आज की चर्चा है। अब बात यह आती है कि गुरु का अपना एक स्वभाव है, ठीक है। वो क्या है? वो सरल बनाता है, ज्ञानी बनाता है, तपस्वी बनाता है, गुरुओं की सेवा करने वाला, बड़ों की सेवा करने वाला, सादा जीवन जीने वाला, ज्ञानी और शांत किस्म का। उसका स्वभाव शांत, प्रिय, दूसरों को आशीर्वाद देने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला, इस तरीके का स्वभाव उसका होता है। अब बात आती है कि शुक्र का कैसा स्वभाव होता है। शुक्र धन, ऐश्वर्य, लग्जरी, शो ऑफ, उसे अपना दिखावा करना बड़ा पसंद होता है। देखिए मेरे पास क्या है, बड़ी कार है, बड़ा मकान है, वाहन है, अपने सौंदर्य का। अब क्योंकि वो होते भी सुंदर हैं तो उन्हें दूसरों को आकर्षित करने यानी प्रभाव, इंप्रेशन छोड़ने में सक्षम होते हैं। अब दो ग्रहों की अलग अलग बातों हो गई, पर जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए, यह है विषय। देखिए कोई भी चीज इतनी इजी नहीं होती कि दो लाइनों में उसका आंसर संभव हो जाए, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अच्छे से समझना है कि क्या देखना है इसमें, क्या क्या हमें ढूंढना आना चाहिए। 5-6 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। मैं इन सबको इजी वे में करके समझाने की कोशिश करूंगा। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि गुरु शुक्र का योग कहां शुभ होगा और कहां उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि गुरु शुक्र की युति है या शुक्र गुरु की युति है, 2। तीसरा हो जाता है कि किन राशियों में उसका प्रभाव गुरु शुक्र का आएगा, किन राशियों में शुक्र गुरु का आएगा, ठीक है। अंश का क्या महत्व है, इन दोनों के बीच में अंशों के महत्व चर्चा करनी है। नक्षत्र कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। किसी और ग्रहों की दृष्टि जब इन पर पड़ेगी तो उससे क्या परिणाम देखने में आ सकते हैं, और चलित में अगर ये अपना भाव बदलते हैं तो क्या प्रभाव देखने में आएगा, ये सब मुद्दों पर बात करनी। तो उसके बाद लास्ट आता है कि इसका ऑन दी होल जो अच्छा प्रभाव आएगा वो आएगा कब। तो सुनने में तो देखो कितने सारे हैं, 7.7, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बड़े आराम से एक एक बात समझाई जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कहां पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। कहां पर होगा? केंद्र में और त्रिकोण में। पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां और 9वां, ये हो गए केंद्र त्रिकोण। यानी 12 में से 6 भाव ऐसे हैं जिनमें उसका प्रभाव अतीव सुंदर आएगा, बहुत अच्छा आएगा। गुरु शुक्र हो या शुक्र गुरु हो, यह भी समझाऊंगा अभी। बात आराम से सुनते जाइए, जब एग्जाम्पल दूंगा सब समझ में आ जाएगा। 3 भाव ऐसे हैं जिनमें इसका प्रभाव सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा तो नहीं आएगा। वो है दूसरा भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव। और 3 भाव ऐसे हैं जिसमें इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। कौन से? 6, 8, 12, इस पे इनका प्रभाव नहीं आएगा या बुरा प्रभाव आएगा। तो एक्चुअली ये लागू केवल 6 भाव में हुआ, 3 भाव में सामान्य प्रभाव, 3 में बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये समझ में हमको आ गई। दूसरा, गुरु शुक्र है या शुक्र गुरु है, इसका अर्थ क्या है? हमें हर लग्न पर एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कारक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप समझ लीजिए फेवर। हर लगन के लिए कोई एक ग्रह फेवरेबल होता है और कोई दूसरा ग्रह फेवर नहीं करता। तो जो ग्रह फेवर करता है उसे हम कहते हैं कारक, और जो फेवर नहीं करता उसे हम कहते हैं अकारक, यानी वो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे तो अगर हम इसी को देखें तो गुरु किन किन लग्नों में फेवर करता है, वो हैं मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन। इन 5 लग्नों में अगर आपका ये 5 लगन हैं, आपकी इन 5 में से कोई भी है तो इसे गुरु शुक्र का योग कहना उचित होगा। लेकिन अगर और लग्न में एक लिस्ट बताता हूं, देखिए वो क्या है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। वो है वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। इन लग्नों में इसका प्रभाव किस तरह आता है कि इन लग्नों में इसका प्रभाव आएगा कि इसमें शुक्र कारक होता है, गुरु उतना अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होता, यानी अकारक होता है। तो अगर आपकी लग्न ये हैं तो इसका अर्थ हुआ ये प्रभाव कौन सा आएगा?
शुक्र गुरु का, यहां पे शुक्र का बल ज्यादा हो जाएगा, वो अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट बढ़ा देगा, यानी लग्जरी वाला, तो ज्ञान तो दोनों में ही होता है, लग्जरी वाला इफेक्ट बढ़ा देगा। ठीक है, दो बातें यहां पे क्लियर हो चुकी। अब आती है अंश की बात। देखिए 30 डिग्री का या 30 अंश का कुल मिलाकर एक भाव होता है और हर ग्रह का प्रभाव देने का अपना एक दायरा होता है। मैं इसे लमसम एक एग्जांपल में कोशिश करता हूं समझाने की। चलिए, मैंने और आपने एक दूसरे को प्रभावित करना है। मैं उस हाउस के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे बैठा हूं और आप उसके दूसरे लास्ट कॉर्नर पे बैठे हैं। हम दोनों के, यानी मेरी डिग्री है 2, आपकी डिग्री है 28, ऐसा मान लो। तो हम दोनों के बीच में 26 डिग्री का फर्क हो गया। हम बेशक एक भाव में हैं पर वास्तव में हम एक दूसरे को अधिक प्रभावित नहीं कर रहे। तो योग का प्रभाव ना के बराबर रहेगा। यानी हम, एक मजाक में फिर समझाता हूं, एक दूसरे को दूर से हाथ हिला के हेलो बोल सकते हैं, गले नहीं मिल सकते, लेकिन गले मिलते तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता। उसके लिए जरूरत था कि हम दोनों के बीच का डिग्री डिफरेंस 10 या उससे भी कम हो, तो हम गले भी मिल सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं और 2-4 बातें कर सकते हैं। ये केवल समझाने के एंगल से मैंने चर्चा की, तो उसका प्रभाव अधिक आता है। ठीक है, यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि अंश का क्या महत्व है। ज्यादा अंश होने पर योग लगने के बाद भी अधिक प्रभावी नहीं होगा। अब आता है फिर कि किस नक्षत्र में है। राहु केतु शनि के नक्षत्र में होने पर यह कोई बहुत शुभ फल देखने में नहीं आता, क्योंकि बृहस्पति इन तीनों नक्षत्रों में ज्यादा शुभ नहीं रहते हैं। इसलिए योग, कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे ग्रहों में बने कि जिसमें राहु केतु और शनि के नक्षत्र ना हो। एक तरीका ये भी है। अब यह है कि दृष्टि, कल्पना कर लीजिए कि बन तो रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, पर उस पर राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, और जो खराब घरों में बैठे हैं, तो उसी अकॉर्डेंस में उसका प्रभाव भी घट जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब एग्जाम्पल दूंगा तो सारी बात समझ में आ जाए। इसके बाद बात आती है चलित की। देखिए, डिटेल बनाए, सब कुछ हुआ और चलित में वो ग्रह बदल गया, यानी आपकी लगन की डिग्री कितनी है और ग्रह की डिग्री कितनी है। कल्पना कीजिए आपकी लगन 13 से लेके 16-17 डिग्री तक है और ग्रहों की डिग्रियां भी लगभग यही हैं, तो चलित में बदलेगा नहीं। आमतौर पर लगन की डिग्री अगर 1, 2, 3, 4 तक है डिग्रियां और लास्ट में 27, 28, 29 है, तो कई बार चलित में ग्रह अपना भाव बदल लेते हैं। उनकी राशि नहीं बदलती पर भाव बदल जाता है, तो इससे भी उसका उतना इफेक्ट देखने में नहीं आता। एक और लास्ट चीज ये रहती है जो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये नवांश में उनकी क्या सिचुएशन है। अब जैसे गुरु, कल्पना कर लीजिए, वैसे तो अच्छा दिख रहा है, शुक्र भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन नवांश में उनमें से कोई एक अपनी नीच राशि में या दोनों अपनी शत्रु राशियों में, तो भी उसकी क्वालिटी उतनी सुंदर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बेशक ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, पर इसको जब मैं एग्जांपल्स में दूंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक समझाने के लिए बनाया हुआ फिगर है, एक्चुअल जन्म कुंडली नहीं है। तो कैसे देखना है, कल्पना करो ये कुंडली होती और इस घर में आपकी कुंडली में ये गुरु और शुक्र रहते आपकी जन्म कुंडली में, तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि भाव कौन सा है। ठीक है, आप ये बराबर में देख पा रहे हैं कि भाव को कैसे देखना है। तो केंद्र में आ रहा है, चौथे घर में आ रहा है, तो भाव के हिसाब से स्थितियां बड़ी उत्तम है। उसके बाद देखनी है राशि, क्या ये राशि सूटेबल है। तो राशि कैसे देखनी है, इस लिस्ट के हिसाब से आप राशि देखेंगे। फिर अंश देखने, वो आपकी जन्म कुंडली में लिखे होते हैं कि गुरु की डिग्री कितनी है, शुक्र की डिग्रियां कितनी हैं। फिर उसे नवांश में देखना है, नवांश में उनकी स्थितियां कैसी हैं, शत्रु राशि या शत्रु नक्षत्र में तो नहीं है। इस तरीके से उसको देखा जाना है। अब इसे देखिए, इस भाव में तो सबसे पहले भाव देखा, यहां से देखिए तो भाव बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसका भाव देखा, वो भी ठीक है, पर ये भाव में फेल हो गया क्योंकि 6, 8वें, 12वें में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। दूसरा देखना था राशि, इसकी राशि देख लीजिए, इसकी राशि देखिए, तो राशि के हिसाब से ये भी ठीक है, यहाँ भी स्थितियां ठीक बनती हैं, तो ये स्थितियां ठीक हो गई। इस तरीके से देखना है। तो पहला आपको यहीं पे ध्यान देना है कि आपकी जन्म कुंडली में उसका भाव क्या है, उसकी राशि कौन सी है। फिर उसे नवांश कुंडली में देखिए जो जन्म कुंडली में बनी होती है, उनके अंश पे ध्यान दीजिए, उनकी डिग्रीज कितनी कितनी है। फिर कौन से ग्रहों की उस पर दृष्टि है उसे देखा जाएगा। तो और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पोजीशन और क्लियर हो जाए।
ये एक जन्म कुंडली है जिसकी डेट है 23 अप्रैल 1963, रात को 8:45 दिल्ली। तो हमने ये जन्म कुंडली है। सबसे पहले क्या देखना है, इसका भाव कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 पाँचवें भाव में बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखनी है इसकी राशि। तो राशि वाली टेबल आप देखना जानते हैं, उसे रखिए। तो उस लिहाज से भी ये स्थिति बहुत अच्छी है, मीन राशि। इसका मतलब ये गुरु शुक्र का योग बन रहा है। तो जन्म कुंडली में पहली चीज हमने जो 2 क्लॉज थे कि किस भाव में बन रहा है और किस राशि में, इसके बाद देखना था इनके अंश। तो यहाँ पे गुरु 4 अंश का है और शुक्र 12 अंश का है। ये स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। अब देखते हैं नवांश जो इसके बराबर में बनाइए। जो गुरु यहाँ पर स्वग्रही है वो नवांश में शत्रु राशि में है, जो शुक्र यहाँ उच्च राशि में है वो नवांश में शत्रु राशि में है। तो इसका अर्थ हुआ कि नवांश में इनकी स्थितियां थोड़ी बदल गईं, चलित में चेंज नहीं आ रहा है। अब बात आती थी दृष्टियों की। राहु की पूरी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, शनि की 3री दृष्टि। तो वास्तव में यहाँ ये गुरु शुक्र योग लग रहा है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर नवांश में भी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई, 2 पापी ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही हैं, इसलिए ये उतना बलवान नहीं है जितना बलवान आमतौर पर इसके प्रभाव होते हैं, जितने शुभ प्रभाव इसके मिलते हैं। यह एक और कुंडली है जो 7 सितंबर 1970 सुबह 10:45 की है। हमने सबसे पहले भाव देखा, तो ये पहला ही भाव है, यहाँ पर बनने वाला योग शुभ है, बहुत अच्छे से बन रहा है, बहुत बढ़िया बात हो गई। और नवांश की बात करते हैं तो गुरु नवांश में नीच राशि में चला गया और शुक्र सम राशि में चला गया, तो स्थितियां थोड़ी कमजोर हो गई। एक बात अब हमने देखना है इनकी डिग्रीज। तो डिग्रीज में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा है। राहु की पूरी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। 2 पापी ग्रहों से ये पीड़ित हुआ, तो इसके प्रभाव में थोड़ी शुभता घट गई। अच्छा, जब इसकी चलित कुंडली बनाते हैं तो चलित कुंडली में भी ये शुक्र 12वें घर में शिफ्ट हो जाता है, इस लिहाज से भी ये प्रभावहीन रहा, ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। और इन दोनों का नक्षत्र है स्वाति, जिनके स्वामी हैं राहु। इस हिसाब से ये योग देखने में कितना भी प्यारा क्यों ना लग रहा हो, पर इसके उतने शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे जितनी की हम उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एग्जाम्पल्स को जरा भी ध्यान से देखा होगा तो ये विषय समझना मुश्किल नहीं रहा होगा कि आपकी कुंडली में ये कहाँ है, कैसा है, किस तरह से। लगभग हर वर्ष लगभग 1 महीना ऐसा हो सकता है या 27 दिन लगभग ऐसे होते हैं जब ये गुरु शुक्र की युति बनती है हर वर्ष। लेकिन सबसे जो सुंदर युति होती है वो होती है गुरु में, जो बताया जा चुका। गुरु की युति 12 वर्ष में केवल 1 महीने के लिए बनती है। अब अंदाज लगाइए कितना बड़ा योग है, इतना आसानी से बनता नहीं। तो ये हर राशि में युति वापस उसी राशि में बनने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। फिलहाल अभी इसी 27 अप्रैल 2022 से लगभग 1 महीने के लिए गोचर में गुरु की युति बनी हुई है, गुरु शुक्र की युति बनी हुई है मीन राशि में, जो अतीव शुभ बात है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कोई चीज ऐसी है जो आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे पूछिए, मुझसे जितना पॉसिबल होगा उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।